लाइट थोड़ा कम है ना। Okay. ये हो गया ना। अच्छा सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा, ये हम लोग का क्या क्लास है? दिस इज आवर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास। मतलब इस क्लास में हम लोग बेसिकली क्या सीखते हैं सर? इस क्लास का पर्पस यही है कि यहाँ पर हम लोग अकाउंटेंसी का जो थ्योरेटिकल बेस है, मतलब इन सिंपल अगर मैं आपको बोलूँ कि पूरा का पूरा अकाउंटेंसी जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ है, उस एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग मतलब बहुत थीन लाइन पे समझने का कोशिश करते हैं कि ये अकाउंटेंसी क्या है, किस तरह से बना है। जैसे कि अगर एकदम स्टार्टिंग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास अगर आप लोग याद करते हो, वहाँ पर आप देखिएगा कि अकाउंट्स का जो डेफिनेशंस है, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, ये अकाउंटेंसी पढ़ के स्कोप क्या मिलता है, अकाउंटेंसी का फ्यूचर क्या है, अकाउंटेंसी का यूज़ क्या है, और स्पेशली जो अकाउंट्स बनाने के बाद उसका यूज़ कौन करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। मतलब कोई भी एक काम जब हम लोग करते हैं सर, तो उस काम के पीछे एक चीज़ तो होता है ना सर। सपोज आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से पहले आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर चलता होगा कि भाई करना है तो क्यों करना है। एम आई राइट सर? कोई भी काम, नॉट जस्ट कि अकाउंटेंसी करना, इवन अगर आपको माँ भी कुछ बोलते हैं, पापा भी कुछ बोलते हैं, या फिर घर में कोई बड़े भैया दीदी लोग कुछ भी बोलते हैं, तो आप ज़रूर मन में सवाल करते हो ना कि ये जो काम मुझे करवाया जा रहा है ये क्यों करवाया जा रहा है। कई बार तो आप ऐसे ही कर देते हो, और कई बार आपके मन में अगर थोड़ा सा गंभीर काम है, मतलब जहाँ से कुछ ना कुछ निकल के आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर पूछते हो कि भाई क्यों करना है। तो ये अकाउंट्स भी करने से पहले ऐसा नहीं कि मैंने कॉमर्स ले लिया, मैंने सीए में ज्वाइन कर लिया और मुझे अकाउंट्स पढ़ना है, नहीं, ये तो पर्पस नहीं होना चाहिए ना। आपको जरूर पता होना चाहिए कि भाई आप अकाउंटेंसी क्यों पढ़ रहे हो और इसको करके आपको आगे क्या मिलेगा, ठीक है। और ये अकाउंटेंसी समझने के बाद जब आप एक एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एक अकाउंटिंग एडवाइजर, एक अकाउंटेंट के हिसाब से डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो उस टाइम पे आपको भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है कि जब आप किसी क्लाइंट को कुछ बताते हो, ठीक है, तो उसे आप हेल्प कर सकते हो कि किस कैसे वो अपना बिजनेस को मेंटेन कर सकता है। एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जैसे कि मानो कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर किसी को स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सजेशन दे रहे हो, तो आपको कंपनी का अकाउंट्स पता होना चाहिए सर, क्योंकि ये एनुअल रिपोर्ट होता है कंपनी का, वहां पर अकाउंटेंसी का पूरा डिटेल्स दिखाया जाता है, जो मैं आपको क्लास में कई बार दिखाता रहता हूँ। तो इवन जो लोग कंपनी का, सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए, जो कंपनी का यूजर्स है, जैसे कि कंपनी के एम्प्लॉइज जो बेसिकली कंपनी में अकाउंटेंसी को बिल्ड कर रहे हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स, चेयरमैन, हाँ, जिसका बिजनेस है, बेसिकली आपका बिजनेस, आप तो हिसाब चेक करोगे ना कि आपका एम्प्लॉय, आपका कर्मचारी लोग ठीक से सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो मुनी होते हैं, मुनी मतलब जो हिसाब करते हैं, ठीक है, वो सब कुछ ठीक ठाक से रख रहा है कि नहीं रख रहा है। बाद में इसको एनालाइज करके, क्लासीफाई करके, जैसे जो लोग जर्नल लेजर वगैरह समझते हो, है ना, जो लोग जर्नल लेजर जानते हो, ट्रायल बैलेंस करते हो, फाइनल अकाउंट्स करते हो, वो लोग क्या करते हो सर? सर जब कंपनी का सारा डिटेल्स बन जाए तो हमें कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ समझ आ जाता है, पता चल जाता है, कंपनी के फ्यूचर, बिजनेस के फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है। हाँ सर, यही सब बेसिक बातें हैं ना। क्या रे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ बेसिक बातों? यस सर, है ना। यही तो रीजन है ना जिसके कारण हम लोग अकाउंटेंसी को पढ़ने के लिए इतना दिमाग खराब करते हैं, सोचते हैं। तो सर अभी लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद है आप लोगों को? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस सर। ठीक है। तो ये हम लोग का प्रीवियस क्लास का डिस्कशन चल रहा था। उस दिन मैं थोड़ा जल्दी में था तो थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया था, आई नो, क्योंकि मेरा थोड़ा डॉक्टर अपॉइंटमेंट था, तो इसीलिए। लेकिन ठीक है, आज मैं फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ। और कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा अकाउंटेंसी में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग जस्ट एक बार चेक कर लो कि स्क्रीन शेयर है या नहीं। यस हो गया, ओके सर। तो ये जो थ्योरेटिकल चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट जो हम लोग अभी बात करेंगे सर, ये कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट पे बना हुआ है, ठीक है। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। तो इसमें स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या है सर कि अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस होता है, आप लोग जर्नल करते हो, लेजर करते हो,
आप लोगों को मैं ट्रांजैक्शंस को, आप लोगों को पता ही है कि ट्रांजैक्शंस क्या होता है, और ट्रांजैक्शंस जब भी होता है तो वहां पर ना कुछ कैपिटल टाइप का भी ट्रांजैक्शंस मिलता है, जैसे कि बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये है आपका कि कुछ पेमेंट्स भी होता है बिजनेस पे, कुछ रिसीव्स भी होता है बिजनेस पे। तो किस पेमेंट्स को कैपिटल पेमेंट्स बोलेंगे, किस पेमेंट को कैपिटल रिसीव बोलेंगे, और रेवेन्यू का भी कॉन्सेप्ट है कि किस पेमेंट को रेवेन्यू पेमेंट बोलेंगे और किस पेमेंट रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। मतलब ये कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये दोनों चीज अकाउंट्स में आपको बहुत बार आपके सामने आएगा, और ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कैपिटल एक्सपेंसेस है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जैसे लास्ट दिन मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स करा रहा था, अगर आप लोगों को याद है तो मैं एग्जांपल्स लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था, है ना सर। जैसे ये आई थिंक मैं चार नंबर तक डिस्कस कर दिया था, है ना क्लास में। इलस्ट्रेशन 1 हो गया था पूरा, इलस्ट्रेशन 1 हो गया था, ठीक है, फिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, शायद कुछ बाकी था, शायद मैं क्लास होमवर्क दे दिए थे। होमवर्क दिया था, यस मुझे पता है, मैं 4 तक डिस्कस किया था इलस्ट्रेशन 1 का, 5 से मैं बोला था होमवर्क के लिए, ठीक है। मैं शायद सबको मैंने शेयर भी नहीं किया था ये पीडीएफ जो है, तो एक बार मैं डिस्कस करता हूँ आपसे कि ये कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट क्या है, जो एग्जाम्पल के थ्रू से आपको मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप लोग मेरे एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से सुनिए सब, ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओन आउट पार्ट। अच्छा, ये हो गया था, ये कोई पार्ट्स अगर खराब हो गया है तो उस पार्ट्स को अगर आप रिप्लेस करोगे तो वो किस तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू, ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई करना था आपको। अच्छा ये वाला देखो, ये वाला मुझे सही लगता है, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द रिपेयर्स, ध्यान से सुनिए सर, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेस ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये स्टेटमेंट है, दिस इज अ स्टेटमेंट, एंड आपको फाइंड आउट करके बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ध्यान से सुनिए सर, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग, ठीक है, रिपेयर करना है और वाइट वॉश करना है फर्स्ट टाइम ऑन परचेस ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग। कोई पुराना बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग को क्या करना है आपको, फर्स्ट टाइम रिपेयर करना है और वाइट वॉश करना है। तो आपको पूछा जा रहा है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस होगा कि कैपिटल एक्सपेंस होगा, ये ट्रू है कि फॉल्स है। कैपिटल एक्सपेंस। विश्वजीत का मानना है कि ये कैपिटल है, तो ये फॉल्स है। अगर विश्वजीत का आंसर मैं लूं तो विश्वजीत के हिसाब से ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंस बता रहे हैं। मैं बाकी लोगों से भी पूछना चाहता हूँ सर, आप लोग भी बताइए, अपना अपना योगदान दीजिए, कंट्रीब्यूशन कीजिए जवाब देने में, जल्दी बोलो सर। सर फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स। नताशा भी, सॉरी कौन कैपिटल बोला सर, दिशा बोलो सर, बोलो कौन कैपिटल बोला। सर फॉल्स है, कैपिटल एक्सपेंस। अर्पिता, ओके, अर्पिता ने बोला कैपिटल, ओके, कैपिटल एक्सपेंसेस है, मतलब ये ट्रू है कि फॉल्स है। सर ट्रू है। फॉल्स, ट्रू, मानन को ट्रू लगता है। नो सर फॉल्स। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, अरे या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तब फॉल्स होगा, कैपिटल एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस जो बोला है ये फॉल्स है, ये कैपिटल एक्सपेंस है। अच्छा, तो इसका मतलब आप सभी का मानना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है और ये रेवेन्यू नहीं कैपिटल एक्सपेंसेस है। तो चलो सर हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर जी में, जैसे केबीसी होता है ना, कंप्यूटर जी क्या बताते हैं। कंप्यूटर जी हमें बता रहा है सर, अभी लॉजिक भी आप लोगों को देना पड़ेगा सर। देखो तो बिफोर पुट टू यूज के लिए कर रहा है, इसलिए मेरा कैपिटल एक्सपेंस है और इससे मेरा जो कंडीशन और ठीक हो जाएगा। अच्छा, रिपेयरिंग एंड वाइट हाउसिंग एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग। एक पुराना बिल्डिंग में अगर आप पहली बार, एक पुराना बिल्डिंग में अगर आप पहली बार व्हाइट वॉशिंग कर रहे हो, रिपेयरिंग कर रहे हो, इनकर्ड टू पुट द बिल्डिंग इन यूजेबल कंडीशंस। आप बिल्डिंग को एक यूजेबल कंडीशंस पे लाना चाहते हो, जो इसका यूजेबल कंडीशंस खराब हो गया है। दीज आर पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के कॉस्ट के अंदर आता है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो सर, ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर ना ऐसे ना समझ में आना मुश्किल हो जाता है, आपको ना नेचर समझना पड़ेगा, थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो नेचर है, ये नेचर कैसा नेचर है। तो इसमें बिल्डिंग का कंडीशंस इंप्रूव हो रहा है सर, इसमें बिल्डिंग का कंडीशंस इंप्रूव हो रहा है, तो इसीलिए ये आपका जो खर्चा हुआ ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सर कैपिटलाइज करना, मतलब एसेट का वैल्यू में इंप्रूवमेंट आना।
रेवेन्यू मतलब छोटा छोटा खर्चा का बात होता है, ठीक है। अच्छा ये वाला बताओ तो सर। वेरी गुड सर, आप लोगों ने सही बताया सर। अमाउंट स्पेंट नहीं, 7 पॉइंट नंबर 7 बोलो। एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है सर ट्रू है कि फॉल्स है। ये ट्रू है। ध्यान से देखो सर, एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग ऑफ द सिनेमा। सिनेमा हॉल सर चलाने ट्रू के है। लिए, सिनेमा हॉल चलाने के लिए आपने लाइसेंस लिया, ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ये आपको ट्रू है सर, लाइसेंस के बिना, रेवेन्यू है। लाइसेंस के बिना सर चल ही नहीं पाएगा। ट्रू। अच्छा कितने को रेवेन्यू लग रहा है? अर्पिता को रेवेन्यू लग रहा है, और अर्पिता छोड़कर और किसको किसको रेवेन्यू लगा, जल्दी बोलो। मुझे भी रेवेन्यू लग रहा है। आपको भी, दिशा को भी रेवेन्यू लग रहा है। नताशा रेवेन्यू की कैपिटल? नताशा को कैपिटल लगता है, अर्पिता और दिशा को लगता है रेवेन्यू, नताशा को कैपिटल, विश्वजीत को कैपिटल। मन्नान बोल। द कैपिटल। सौविक, सौविक का जवाब नहीं आ रहा है। ये लड़का फिर से गायब हो गया। कैपिटल। कैपिटल, अच्छा ओके सर। तो सर तो बताओ, कैपिटल जो लोग बोल रहे वो लोग कैपिटल क्यों बोला, और जो लोग रेवेन्यू बोला वो लोग रेवेन्यू क्यों बोला? दिशा, वाई रेवेन्यू? सर बिकॉज सिनेमा हॉल चला के तो मुझे रेवेन्यू मिलेगा, तो इसके लिए जो मैं एक्सपेंस कर रही हूँ वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन सर ये लाइसेंस जो है ना सर, सिनेमा हॉल चलाने के लिए आपका सबसे बड़ा जो, मतलब आप बात को समझो, आपका बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस करने के लिए, जैसे मानो नॉट जस्ट सिनेमा हॉल, सपोज आपको एक ऑटो रास्ते में चलाना है, ठीक है, एक कैब चलाना है, ठीक है, कुछ भी आपको लाइसेंस चाहिए ना। रास्ते में जो कोलकाता के रास्ते में जो ऑटो चलता है उसके भी रूट लाइसेंस होता है। इवन जो फ्लाइट चलता है सर ना, उसके लिए भी लाइसेंस होता है। मतलब कहने का मतलब है कि लाइसेंस जो है ना सर, वो लाइसेंस का एक्सपेंस ज्यादा हो कि कम, दैट्स डजंट मैटर सर। मतलब कम एक्सपेंस भी हो सकता है, ज्यादा एक्सपेंस भी हो सकता है, बट विदाउट लाइसेंस आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो जिसके बिना आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते वो आपका रेवेन्यू नहीं हो सकता। रेवेन्यू मतलब जो आपका डे टू डे एक्सपेंसेस होता है सर। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब आपका डे टू डे एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस को डे टू डे लेवल में ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे मानो कि आप अपने बिजनेस के लिए, जैसे सिनेमा हॉल चलाने के लिए आप रेगुलर बेसिस में किसी को रखते हो, जैसे सिनेमा हॉल में आप लोगों ने देखा होगा सिनेमैक्स वगैरह में, ठीक है, कि सिनेमा हॉल में रेगुलर बेसिस में क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्वीपर वगैरह रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आप जो खर्चा करते हो, ठीक है, जो साफ सुथरा करता है हर सेशन के बाद, उनके लिए जो एक्सपेंस करोगे वो क्या एक्सपेंसेस है? सिनेमा हॉल चलाने के लिए जो रेगुलर बेसिस में सिनेमा हॉल का जो सिनेमा का जो पेमेंट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज सिनेमा जो परचेस किया जाता है ना सर, वो सिनेमा परचेस इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज वो सिनेमा आप परचेस करोगे तभी जाके आप दिखा सकते हो। जैसे कि इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको सर। आजकल तो सिनेमा रिलीज कर रहे हैं कहाँ पर, ओटीटी में ना। यस, ऑनलाइन पर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं अमेजन प्राइम ले सकता हूँ। हाँ सर, अमेजन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स, जो भी पसंद है आप लोगों को, या फिर हॉटस्टार। अमेजन प्राइम वीडियो पे जैसे ये देखो सर, दिखाई दे रहा है सर, मुंबई डायरीज बोल के 26/11 के ऊपर बना हुआ रिलीज किया। सिंड्रेला, शकुंतला देवी, बहुत अच्छा है सर, मैथ के ऊपर बना मूवी है, जरूर देखना अगर नहीं देखा तो, ठीक है सर। ये जो, जैसे मानो मेरा कहने का मतलब है, या फिर रिसेंटली शेरशाह, ठीक है, शेरशाह ये रिसेंटली अमेजन प्राइम में रिलीज हुआ है, बहुत अच्छा मूवी है सर, बहुत ही अच्छा मूवी है। रियल कहानी है, एकदम रियलिटी दिखाया गया है इस मूवी में, मैक्सिमम रियलिटी दिखाया गया है। तो शेरशाह जैसे मूवीज को अमेजन प्राइम चलाने के लिए अमेजन प्राइम को इसका लाइसेंस लेना पड़ा। हाँ सर, ये ऐसे ही नहीं दिखा सकता शेरशाह। अगर ये डुप्लीकेट वे में कहीं पर मिलता है तो उसको कॉपीराइट क्लेम हो जाता है, और कॉपीराइट अगर आप नहीं देते हो ना, कॉपीराइट मतलब इस मूवी को शो करने के लिए आपके पास कॉपीराइट लाइसेंस होना चाहिए, तभी जाके आपके प्लेटफॉर्म में आप इसको पब्लिक को बेच भी सकते हो और दिखा भी सकते हो। फ्री में दिखाओ, पैसा लेके दिखाओ, सब्सक्रिप्शन लेके दिखाओ, व्हाटएवर जो ठीक है वो करो, बट आपको लाइसेंस लेना चाहिए। तो लाइसेंस 2 टका का हो या 2 लाख रुपीज का, आप या 2 करोड़ का, फर्क नहीं पड़ता, बट ये आपका कैपिटलाइजेशन से, बिजनेस स्टार्ट करने का
एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट ये प्लेटफॉर्म को रेगुलर मेंटेन करने के लिए अमेजन प्राइम जो खर्चा करता है, वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा करता है, दैट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज वो बिजनेस को चलाने का डे टू डे एक्सपेंसेस है। बट ये जो फिल्म दिखाने के लिए जो फिल्म का जो लाइसेंस लिया इन्होंने, ठीक है, ये उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप बात समझ रहे हो सर? नेचर को समझना सर, आपको नेचर समझना पड़ेगा बिजनेस का, ठीक है। तो जो लोगों ने कैपिटल बोला वो लोग सही है सर, ठीक है, इट्स नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था सर? क्वेश्चन में इसको रेवेन्यू बोला था नहीं, क्वेश्चन में कैपिटल ही बोला था, और जो लोग कैपिटल के साथ थे वो लोग सही निकले सर। सिनेमा हॉल कुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट लाइसेंस। तो आपका बिजनेस आप लाइसेंस के बिना स्टार्ट ही नहीं कर सकते। देखो आपको कितना इजीली समझ में आ जाएगा। सिनेमा हॉल कुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट लाइसेंस। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ऑब्टेन द लाइसेंस इज प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस व्हिच इज कैपिटलाइज्ड। ऑपरेशन से पहले ये खर्चा आपने किया। सच एक्सपेंसेस आर amortized over a period of time। amortizations का मतलब क्या होता है जानते हो सब? amortizations का मतलब क्या होता है? देखो सर, amortizations क्या होता है मैं आपको 2 मिनट समझाता हूँ। सर आप लोग डेप्रिसिएशंस के बारे में सुने हो? यस सर। ये सब चीजें आप लोग जब और चैप्टर्स करोगे ना, डेप्रिसिएशंस वगैरह, आप लोगों को और मजा आएगा। बट मैं आपको एक बार 2 मिनट के लिए amortizations और डेप्रिसिएशंस 2 मिनट समझा देता हूँ। सर एक्चुअली डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो फिक्स्ड एसेट्स का होता है, ठीक है, और amortizations जो होता है ना वो मतलब फिक्स्ड एसेट्स का ही होता है दोनों चीज। डेप्रिसिएशन और amortizations दोनों फिक्स्ड एसेट्स पे होता है, बट एक होता है टैंजिबल्स पे, दूसरा होता है इंटैंजिबल्स पे। एक्चुअली एसेट दो तरह का होता है, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को आगे आगे चर्चा करूंगा। ऐसे आप लोग जानते हो ना सर, एसेट दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड और एक करेंट। एक फिक्स्ड और दूसरा होता है करेंट एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर ये फिक्स्ड करेंट तो ठीक है, बट फिक्स्ड एसेट्स करेंट एसेट्स तो डिपेंड करता है यूज के ऊपर। मतलब ये 1 साल के अंदर का एसेट कन्वर्जन हो जाता है कैश में तो वो करेंट एसेट्स कहलाता है। जो मोर देन 1 ईयर तक कन्वर्ट नहीं होता वो फिक्स्ड एसेट कहलाता है। या फिर जिसको आप मोर देन 1 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर यूज करके बिजनेस में लगा सकते हो उसको फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। बट एसेट्स का एक और कैरेक्टर है सर, एक होता है टैंजिबल और इंटेंजिबल। टैंजिबल कैरेक्टर होता है और एक होता है इंटैंजिबल कैरेक्टर। जो लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस कर चुके हो मेरे पास, मैं उस क्लास में इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करके रखा सर, ठीक है, टैंजिबल्स इंटैंजिबल्स क्या होता है। तो टैंजिबल्स में मतलब जो एसेट्स आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, ऐसे एसेट्स को टैंजिबल एसेट्स बोलते हैं, जैसे मशीनरीज, कंप्यूटर्स एटसेट्रा। तो टैंजिबल में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है हमेशा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सर कि कोई भी एसेट का वैल्यू डे बाय डे यूज के कारण क्या होना, डे बाय डे यूज के कारण कम होना, वैल्यू डिक्रीज होना, है ना। ये तो जैसे मानो कि आप लोगों के पास मोबाइल है, कंप्यूटर है ना सर, आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हाँ, या फिर कोई और एसेट्स भी है, आपके घर में फ्रिज है, एसी है ना सर। तो अगर फ्रिज, एसी, कोई भी आप एसेट्स ले लो, मैं आपको एक मोबाइल से एग्जांपल देता हूँ। चलो सर, किससे बताऊँ, किसको बताऊँ? चलो अर्पिता थोड़ा हेल्प कर। अर्पिता तेरे पास मोबाइल है घर पे? यस सर। ओके, क्या प्राइस था मोबाइल जब परचेज किया था? अप्रॉक्स जो भी तुझे पता है वो बता सकता है। एनी आइडिया? 15,000। 15,000। अच्छा, अगर मोबाइल तुमने जब परचेज किया था 15,000 का था, कितना दिन पहले परचेज किया था? हाँ सर, कितने दिन पहले परचेज हुआ था मोबाइल? 1 साल, 2 साल, 6 महीना? एक बछर। 1 ईयर। तो 1 ईयर बैक अर्पिता ने मोबाइल परचेज किया था 15,000 में। इट्स एग्जाम्पल है सर। तो 1 ईयर बैक में जो परचेज हुआ था, अर्पिता अगर आज के डेट में तुम अपना ये 15,000 वाला मोबाइल किसी को बेचना चाहोगे तो क्या दाम मिलेगा तुम्हें? बोलो सर, 7,000, 8,000? हाँ 8,000। 7-8,000, इससे ज्यादा नहीं। एक्सचेंज करके देख सकते हो, ऑनलाइन में जाके मोबाइल एक्सचेंज किया जाता है, तो एक्सचेंज वैल्यू में पता चल जाता है कि मोटा मोटी क्या रेट मार्केट में आपका फोन का अवेलेबल है, ठीक है, तो वही रेट में आपको मिल जाएगा।
तो नॉर्मली 1 साल यूज करने के बाद उसका 50% डिप्रिसिएशन हो ही जाता है। अब यहीं पर सवाल यही है कि क्या जो मोबाइल 15,000 का था उसका वैल्यू 7,000 8,000 हो गया, तो क्या 15,000 में से मोबाइल में से क्या 7,000 का वैल्यू निकाल लिया गया सर? हाँ, क्या मोबाइल में से 7,000 का कुछ पैसा निकल के चला गया कहीं पर? आपको दिखाई दिया था जब ये आपने No, सात sir. हाँ मोबाइल के अंदर से पैसा निकल के चला गया, ऐसा दिखाई दिया था क्या? नहीं सर। तो फिर ये क्या है? दिस इज कॉल्ड नॉन डिप्रिसिएशन। कैश एक्सपेंस। दिस इज 15,000 में से 7,000 चला गया, अभी मोबाइल का वैल्यू है 8,000, तो दिस इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। दिस 7,000 इज अ डिप्रिसिएशन एंड दिस इज अ नॉन कैश, वेरी गुड सर, नॉन कैश एक्सपेंसेस। मतलब खर्चा होता है बट नॉन कैश खर्चा, जो कैश का खर्चा नहीं है, बट इसको बोलते हैं सर नेचुरल वेयर एंड टियर। क्या बोलते हैं सर इसको? नेचुरल वेयर एंड टियर। मतलब प्राकृतिक कारण से वेयर एंड टियर यूज के कारण समय के साथ साथ हर मशीन का वैल्यू क्या होता है? हर मशीन का वैल्यू, हर एसेट्स का वैल्यू कम होता है, नॉर्मल है, ठीक है। तो जैसे ये टैंजिबल्स के केस में मैंने आपको समझाया, वैसा ही इंटैंजिबल्स का भी होता है। इंटैंजिबल जैसे मानो कि किसी को कोई लाइसेंस मिल रहा है, तो क्या सर लाइसेंस को छू सकते हो क्या? No, sir. जैसे लाइसेंस ऑफ एन ऑटो चलाने का लाइसेंस, या फिर मूवीज का लाइसेंस। जैसे ये प्राइम वीडियो पे शेरशाह मूवी का लाइसेंस किसको मिला? प्राइम को मिला, ठीक है। शकुंतला देवी का प्राइम को मिला, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा, जैसे मुंबई डायरीज इसको मिला, अमेजन प्राइम को मिला। अब अगर हॉटस्टार में जाओगे तो हॉटस्टार का भी अलग से आपको मिलेगा, सोनी का आपको अलग दिखेगा, है ना सर। ये सब तो आजकल तो आप लोग जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो सर आप लोग, ठीक है। हॉटस्टार डिज्नी में भी उनका अलग अलग लाइसेंसिंग होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं हॉटस्टार डिज्नी में देखूं, जैसे देखो द एम्पायर बोल के एक आ रहा है, ठीक है, ये इसको मिला है। या फिर महाभारत वगैरह, लीजेंड ऑफ हनुमान, ठीक है, ये सब अच्छा है। केदारनाथ का कोई सीरीज वगैरह है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो लाइसेंस है ये समय के साथ साथ इनका खत्म हो जाएगा। लाइसेंस खत्म हो जाएगा मतलब क्या है कि जो मूवीज पुराना हो जाते हैं ना, उसका लाइसेंस का वैल्यू क्या हो जाता है? उसका लाइसेंस का वैल्यू डे बाय डे कम हो जाता है कि नहीं हो जाता? बोलो सर आप लोग। यस है ना। जो हाँ बोलो सर। तो ये जो लाइसेंस या कॉपीराइट लाइसेंस जो भी बोलो आप, ये कॉपीराइट लाइसेंस आज का जो वैल्यू है इसका 3 साल बाद, 2 साल बाद, इवन 6 मंथ्स लेटर उसका वो वैल्यू नहीं रहेगा। तो वो जो कॉपीराइट का एक्सपेंसेस है, वो कॉपीराइट का एक्सपेंसेस या लाइसेंस का एक्सपेंसेस आप क्या करोगे? उसको राइट ऑफ करोगे। क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ का मतलब होता है धीरे धीरे विथड्रॉल करना, धीरे धीरे में उसको पीएल में चार्ज करना, ठीक है, धीरे धीरे। जैसे डिप्रिसिएशन भी पीएल में चार्ज होता है। जब आप लोग फाइनल अकाउंट्स करोगे, आप लोगों को मैम सिखाएंगे कि किस तरह से पीएल में डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस चार्ज किया जाता है। उसी तरह अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी चार्ज किया जाता है। डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इसको धीरे धीरे, एक साथ पूरा अमाउंट नहीं होता कभी भी। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, डिपेंडिंग ऑन द एसेट्स, उसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर लिया जाता है। आपको बात समझ में आ रहा है सर? राइट ऑफ का मतलब क्या है? एक्सपेंस तो हुआ है, बट वो एक्सपेंस को आप सर्टेनली शो नहीं कर सकते पीएल में। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना सर, वो एक्चुअली बिजनेस का एक्सपेंस साइड में दिखा जाता है, ठीक है। तो आपका खर्चा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंसेस, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंस आप सर्टेनली शो कर सकते हो, मतलब जो अमाउंट खर्चा होता है आप पूरा का पूरा अमाउंट शो कर सकते हो। बट अगर आपका एमोर्टाइजेशन या डिप्रिसिएशन टाइप का, मतलब एसेट्स का कुछ एक्सपेंडिचर्स वगैरह होता है ना, उसको आप एक ही बार में पूरा का पूरा खर्चा शो नहीं कर सकते। आपको उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करना होता है। ये अदानी का रिपोर्ट है। मैं आपको एक बार अदानी के रिपोर्ट के अंदर इसका पीएल बैलेंस शीट का डेटा एक बार आपको शो करता हूँ। ये कंपनी रिपोर्ट है, आप लोगों को उतना डिटेल समझ में नहीं आएगा, बट अगर मैं आपको कुछ आइटम शो करूँ तो मैं इतना बोल सकता हूँ, आइटम तो आपको समझ में थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। तो ही मैं एक बार आपको आइटम शो करता हूँ कि कंपनी का फाइनल अकाउंट है बेसिकली, ठीक है। अभी आप लोगों को कंपनी फाइनल अकाउंट सीखने में टाइम लगेगा, इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में आके सीखोगे। बट बिफोर दैट अगर मैं थोड़ा आइटम के बारे में बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत दिक्कत होगा, उल्टा आपको नॉलेज बढ़ जाएगा आपको। एक सेकेंड, कहाँ चला गया सर? ये मुझे जल्दी में कभी नहीं मिलता है। ये मिला है सर, कैश फ्लो मिल गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली 3 चीज होता है सर, एक पीएल, एक बैलेंस शीट और एक कैश फ्लो।
जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल शो करूँ, ये कंपनी लेवल में इसी तरह होता है सर, इसको शेड्यूल 3 भी बोलते हैं, इसको शेड्यूल 3 भी बोलते हैं, ठीक है। अभी शेड्यूल वगैरह छोड़ो आप, तो ये देखो इनकम का डिटेल्स है और इधर एक्सपेंस का। एक्सपेंस में अगर आप थोड़ा नजर दोगे, देखिए यहाँ पर एक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, देखो तो। यस सर। है ना, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। ये अदानी पोर्ट का रिसेंट का है 619 करोड़ का, कितने का है इन करोड़? 619 करोड़ का 31 मार्च 2021 के हिसाब से। उससे लास्ट ईयर में मतलब 2020 के ईयर एंड में 553 करोड़ का इसका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस था। इसका मतलब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने किया था किसी एसेट्स पे, ठीक है। अमोर्टाइजेशन लगा था किस पे? अमोर्टाइजेशन खर्चा लगा था इंटेंजिबल्स पे, है ना, और डेप्रिसिएशन लगा था टेंजिबल पे, है ना। आपको बात समझ में आ रहा है सर? डेप्रिसिएशन लगा था टेंजिबल एसेट्स पे, अमोर्टाइजेशन खर्चा लगा नॉन मतलब इंटेंजिबल्स पे। और यहाँ पर जो बाकी कॉस्ट आपको दिखा दे रहा है ना, लाइक ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो इस तरह का अदर एक्सपेंस के अंदर आपको बहुत डिटेल्स दिख जाएगा। तो ये सब खर्चा होता है सर। तो कौन किसको कैपिटल बोलोगे और किसको रेवेन्यू बोलोगे, ये आइडेंटिफाई के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप फाइनल अकाउंट्स ड्रॉ करोगे ना सर, जब आपको फाइनल अकाउंट्स ड्रॉ करने के लिए कंपनी बताएगा, आगे जाके कॉर्पोरेट लेवल में जॉब करोगे या फिर किसी क्लाइंट का बिजनेस को हैंडल करोगे, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस है या कैपिटल एक्सपेंसेस है। तो ये सब का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है सर। सुनने में लगता है थ्योरी, बट रियल लाइफ में ये नॉर्मल थ्योरी आपका जिंदगी बन जाता है। मतलब आप कितना सही कर पाओगे वो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे। बोलो सर, बोलो, क्लियर हो रहा है ना बातें? यस सर। ठीक है, इसीलिए देखो, cinema hall could not be started without license. Expenditure incurred to obtain the license is pre-operative expenses which is capitalized. Such expenses are amortized over a period of time. ठीक है, इसको समय के साथ धीरे धीरे एक टाइम होता है, 2 साल 3 साल 4 साल, डिपेंडिंग ऑन दी लाइसेंस का कितना दिन तक वो चल सकता है, उसके बेसिस में वो डिपेंड करता है। जैसे और एक क्वेश्चन था यहाँ पर, चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो सर, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बट अगर आपको नेचर समझ में आ जाए ना, अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोररी हट्स व्हिच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस। एक सिनेमा हाउस बना रहे हो, ठीक है, और उसके लिए आपने कुछ टेम्पोररी हट्स बनाया। टेम्पोररी हट्स मतलब जिसमें लोग रहेगा काम करने के लिए, एंड वर डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा हाउस वाज रेडी, इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ सर, क्या सही बोला है ये? टेम्पोररी हट्स बनाया गया है सिनेमा हॉल बनाने के लिए, लेकिन जब ये सिनेमा हॉल कंप्लीट हो जाएगा तब इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, मतलब इसको मतलब खत्म कर दिया जाएगा, ये टेम्पोररी हट्स और नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि क्या ये जो खर्चा कंपनी ने किया ये सही है, कैपिटल एक्सपेंस है या कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस है? सर ट्रू है, क्योंकि लिखा हुआ है नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन। हाँ बोलो सर, क्या लिखा हुआ है? नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन। नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन मतलब आप जो सिनेमा हॉल बना रहे हो वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंस है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हॉल के लिए टेम्पोररी हट्स बनाना मैंडेटरी है, तो ये आपका एक्चुअली कॉस्ट का पार्ट ही है। सिनेमा हॉल बनाने का जो खर्चा है उसके अंदर ही ये आ जाता है। इसका मतलब सिनेमा हॉल बनाओ या रोड बनाओ, ठीक है, रास्ते बनने के टाइम पे देखना रास्ते के साइड में छोटा छोटा हट्स बनाया जाता है जहां पर लेबर लोग रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, टेंट बना के रहते हैं, है ना सर? देखा है आप लोगों ने? यस सर, साइड जब लगता है। हाँ, क्या होता है? जब साइड चलता है तब। हाँ, जब रोड में साइड का काम चलता है। विश्वजीत को तो अच्छे से पता होगा। हाँ रे विश्वजीत, यस सर। टेम्पोररी तो बोल सर, इसमें तैयारी हওয়ার समय फ्लैट तैयारी हওয়ার समय है। हाँ हाँ, फ्लैट के टाइम पे भी रहता है सर, एकदम एग्जैक्टली। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है ना रियल एस्टेट में, वहां पर भी रहता है। ठीक है, तो टेम्पोररी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट, ये सब हाईफाई दिख रहा है बट इतना हाईफाई तो हमारे यहाँ पर नहीं बनता है। इतनी ये बहुत ज्यादा हाईफाई दिखाई देती है।
ये सब तो हमारे यहाँ पर इंडिया में बनेगा तो परमानेंट बना लेगा, ये टेम्पोररी नहीं है। ठीक है, छोड़ो, मुझे अभी नहीं मिल रहा है, बाद में इमेज मिलेगा तो दिखा देता। ठीक है सर, तो आई होप कि सर आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इसीलिए है बिकॉज कॉस्ट ऑफ टेम्पोररी हार्ट्स कंस्ट्रक्टेड व्हिच वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस इज पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द सिनेमा। तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द सिनेमा का पार्ट बन रहा है वो एक्चुअली कैपिटलाइज होता है, और जो खर्चा कैपिटलाइज होता है ना सर, वो कैपिटलाइज खर्चा को आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे नहीं दिखा सकते, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल के नहीं शो कर सकते, उसमें आपको डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन के थ्रू से धीरे धीरे राइट ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप डायरेक्टली शो करके उस खर्चे को बिजनेस में माइनस करके शो कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपका प्रॉफिट को आप डायरेक्टली कम कर सकते हो बिकॉज वो आपका बिजनेस का खर्चा है। तो ये सब डिफरेंस, और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पूरा बैकग्राउंड समझाया था। अगर किसी का प्रीवियस क्लास मिस है कैपिटल और रेवेन्यू का, उनको मैं एक बार फिर से देखने के लिए जरूर बोलूंगा सर। तो इसमें उसको क्या होगा, उसमें उसको जो भी बैकग्राउंड स्टोरी है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अनदर एक एग्जाम्पल था सर, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू। आपको रीजंस के साथ बताना पड़ रहा है कि ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है सर। देखो, एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री। एक्सपेंस आपने किया इन ऑब्टेनिंग द लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री 10,000। बोलो सर, ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है? कैपिटल। बोलो सर, नताशा क्या होगा, कैपिटल की रेवेन्यू? सर कैपिटल होगा। हाँ मन्नन, कैपिटल। यस सर, अगेन वही बात हो गया ना जो बात अभी हम लोग कर रहे थे। लाइसेंस लेके स्टार्ट कर रहे हैं फैक्ट्री को तो 10,000 का खर्चा हो रहा है, तो ये आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंडेटरी कॉस्ट है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके अर्पिता, दिशा, दिशा बोझा যাচ্ছে दिशा? Yes, sir. Money paid 10,000 for obtaining license to start the factory is a capital expenditure. This is an item of expenditure incurred to acquire the right to carry on business. बिजनेस को कैरी करने के लिए आपको जो राइट मिलता है वो राइट का खर्चा है। ये राइट मतलब अधिकार, ठीक है, मेरा अधिकार का खर्चा। तो ऐसे खर्चे को आप कभी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते। ठीक है, दिस शुड बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, देखो तो सर, ये 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू ए न्यू साइट। इन्वेंट्री निकालने के लिए आपने 1000 रुपया पे किया न्यू साइट में ले जाने के लिए, कैपिटल है कि रेवेन्यू? क्या लग रहा है? रेवेन्यू। आपका स्टॉक जो है बिजनेस का, वो एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए कुछ 1000 रुपया का पेमेंट किसी को देना पड़ा, लेबर चार्जेस टाइप का। ठीक है, तो 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री फॉर टू ए न्यू साइट। एक साइट से दूसरे जगह में 1000 का खर्चा हो रहा है, रेवेन्यू का खर्चा है सर। ये कोई कैपिटल खर्चा तो दिख ही नहीं रहा है मुझे। आप लोगों को क्या लगा सर? सबको रेवेन्यू। रेवेन्यू सर, एकदम रेवेन्यू। ठीक है, तो देखो रीजंस के साथ, 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंटरी टू न्यू साइट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज नाइदर ब्रिंगिंग एंड्यूरिंग बेनिफिट। ये जो 1000 का खर्चा आप करोगे इसमें कुछ मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट कुछ नहीं है, नॉट एनहांसिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट, और ना ही एसेट्स का वैल्यू को कुछ इंक्रीज करेगा। ये बेसिकली एक साइट से दूसरे साइट में आप उसको लेके जा रहे हो, तो ऐसे खर्चे को आप कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोल सकते हो सर। थर्ड पॉइंट पे एक अच्छा क्वेश्चन है, रिंग्स एंड पिस्टॉन्स ऑफ एन इंजन वेर चेंज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 5000। ये बेसिकली इंजन में रहता है सर। ठीक है, रिंग्स एंड पिस्टॉन्स जो 5000 का खर्चा से आपने चेंज किया, जिसमें आपका फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगा। जानते हो सर रिंग्स एंड पिस्टॉन्स देखने में कैसे होता है? किसी को पता है सर गाड़ी के बारे में? मुझे उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं खुद दिख रहा हूँ आप लोगों को दिखाते दिखाते। ऐसे देखने में होता है क्या? रिंग्स एंड पिस्टॉन्स गाड़ी के अंदर ऐसे देखने में होता है सर, इंजन के अंदर होता है। ये अगर चेंज कर रहे हो आप रिंग्स एंड पिस्टॉन्स, तो इसमें क्या होता है आपका वाइल मतलब गाड़ी का जो पेट्रोल डीजल का एफिशिएंसी लेवल है, जो कंजम्पशन लेवल है, उसको ठीक करता है। ये कुछ इस तरह का देखने में होता है सर। ये देखो, कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग। ठीक है, तो इस तरह का कुछ पिस्टन और रिंग मिलके इंजन को मतलब मैनेज करता है। तो यहाँ पर सवाल क्या है सर? सवाल यही है कि रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ इंजन्स वर चेंज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 5000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। क्या लग रहा है? कैपिटल है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल है? कैपिटल। कैपिटल क्योंकि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या? यस, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ रहा है। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ रहा है सर। 5000 स्पेंड इन चेंजिंग रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी
इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज एन एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स। इसमें आपका जो इंजन है, इंजन आपका फिक्स्ड एसेट्स है ना, क्या रे इंजन आपका फिक्स्ड है ना? यस सर। एक एक गाड़ी का Yes, sir. इंजन, एक कार का इंजन, बाइक का इंजन, ट्रक का इंजन 10 साल 15 साल तक जाता है ना, तो एक फिक्स एसेट्स है। तो आप बेसिकली पिस्टन को और रिंग को चेंज करके अपने इंजन का कैपेसिटी को इंप्रूव कर रहे हो, तो दिस इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ एन इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, है ना सर? आपका गाड़ी का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। जैसे अगर मानो कि आपका एक 4 व्हीलर है, ठीक है, जो 4 व्हीलर सर कैब के हिसाब से रास्ते में चलता है, ठीक है, भाड़े पे चलता है, जैसे कि ओला उबेर वगैरह में। तो उबेर में अगर गाड़ी चलाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उबेर में गाड़ी चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रॉफिट करना है तो वो क्या है? ऑयल एफिशिएंसी ना। कार्ड होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए? कार्ड होना चाहिए। नहीं, वो तो मैं कैब तो बोला, 4 व्हीलर तो मैं बोला, 4 चक्का तो मैं बोला, कार तो होना चाहिए। उबेर में गाड़ी चला के प्रॉफिट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है सर? फ्यूल एफिशिएंसी। अगर आपका जितना पेट्रोल कम खाए उतना ज्यादा प्रॉफिट। ये सर, जितना पेट्रोल कम खाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट। यही है ना ये कैब बिजनेस का सबसे बड़ा खेल। हाँ, कल अगर मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगा ना सर, तो और प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का बोलबाला हो रहा है सर। ऑलरेडी ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च हो गया है कल, ओला इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर, ठीक है। अब देखो सर, ये भाड़ा और कम हो जाएगा और बहुत ज्यादा টোটো ক্যাবে বেশি লাভ। हाँ, यस सर, वेरी गुड। टोटो कैब में ज्यादा प्रॉफिट है, वेरी गुड सर। किसने बोला तुझे टोटो कैब में ज्यादा प्रॉफिट है? স্যার আমি তো বললাম। हाँ, ऐसे ही। টোটোতে আমি চড়েছি তাই। हाँ, टोटो वाला के साथ अगर बात करोगे ना, बहुत प्रॉफिट करता है ये लोग। एक बार घर में लगा के 8-10 घंटा चार्ज कर दो, 8 to 10 आवर्स का चार्ज कर दो, ठीक है, और फिर सारा दिन ये गाड़ी 80 से 90 किलोमीटर, 80 to 90 किलोमीटर रन करता है। 80 to 90 किलोमीटर रन करता है टोटो कैब, ठीक है। टोटो में जो चलता है ना, वो भी कैब है आजकल, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो वो 80-90 किलोमीटर रन करके, कम से कम मैं बात किया उन लोगों से, मैं बात करके पता किया, एक जन से नहीं, कम से कम 4-5 जन से बात किया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कितना प्रॉफिट हो जाता है, तो बोलते हैं डेली का 1000 से 1500, डेली का 1000 से 1500 का प्रॉफिट है उनका, इनकम है। तो डेली 1000-1500 का इनकम, मतलब वो ऑलमोस्ट मंथली, मतलब अगर बहुत अच्छा है तो ऑलमोस्ट 45,000 तक मैक्स टू मैक्स कमा लेते हैं एक ही टोटो से। लेकिन एक नॉर्मल मारुति स्विफ्ट डिजायर वगैरह भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑयल कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सर्वे किया करो, आपको भी समझ में आएगा कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट करना है तो क्या सोचना पड़ता है, ठीक है। ओके सर, आप लोग धीरे धीरे अपना बिजनेस माइंड को इम्प्रूव करो, ठीक है, आपका बिजनेस माइंड को इम्प्रूव करो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि टोटो लॉन्ग रन में नहीं जा सकता। अगर आपको लॉन्ग टूर में जाना है, ठीक है, तो नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, आजकल बैटरी गाड़ी आ जा रहा है ना सर, आजकल ई कार आ जा रहा है सर, जैसे कि नेक्सॉन का आ गया ना, टाटा नेक्सॉन का आ गया, और भी कंपनीज है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, आप लोग उनसे ज्यादा जानते हो। तो वो सब कार ज्यादा, मतलब आपको बहुत लॉन्ग रन में भी सस्ता में ले जा सकता है। बट हाँ, एक प्रॉब्लम है, जैसे पेट्रोल भरने से ही गाड़ी चलता है, बैटरी चार्ज करने में क्या है, टाइम लगता है। স্যার ওকিনাওয়া তো ইলেকট্রিক স্কুটি বার করেছে। कारा ওকিনাওয়া। वो यस, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गया। हाँ, वो तो ओला ने भी निकाला, और कौन किया? ओला स्कूटर तो कल ही मार्केट में लॉन्च हुआ। और कौन, क्या नाम बोल रहे हैं अर्पिता, नाम बोल? স্যার ওকিনাওয়া। ओकिनोआ। यस सर। ये जापान का कंपनी है क्या? होंडा का है। होंडा का है? अरे अर्पिता, ये होंडा का है? यस सर, यस। होंडा ओकिनोआ, अच्छा, इलेक्ट्रिक स्कूटर, समझ में आ रहा है सर। ये सब में एफिशिएंसी ज्यादा है सर। अब देखो, ये तो फ्यूचर चेंज करने वाला है, अभी धीरे धीरे सब इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा, पेट्रोल डीजल धीरे धीरे साइड हो जाएगा सर, पेट्रोल डीजल साइड हो जाएगा। हाँ, वो बस ट्रक बस ये सब में चलेगा, बट बाकी चीज में इलेक्ट्रिक ही रहेगा। 4 व्हीलर, 2 चक्का, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा। बस ट्रक बड़ा व्हीकल्स ही सिर्फ पेट्रोल डीजल में चलेगा। अब वो भी समय के साथ साथ बड़ा बड़ा ट्रक भी इलेक्ट्रिक में चलेगा। देखो क्या होता है, समय बदल रहा है सर, बदलते समय के साथ हमें भी बदल लेना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट, मनी पेड टू महानगर टेलीकॉम, मनी पेड टू
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL, बहुत फेमस है, मुंबई में बहुत चलता है। 8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। आपने MTNL को 8,000 पे किया ऑफिस में टेलीफोन इंस्टॉल करने के लिए। कैपिटल है कि रेवेन्यू है? बोलो सर। MTNL ने आपके ऑफिस में टेलीफोन इंस्टॉल कर रहा है, 8,000 रुपया ले रहा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सर कैपिटल। बोलो। मनी डिपॉजिटेड, ये क्या कर रहे हो? मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। Money deposited with MTNL for installation of telephone in office is not expenditure. This is treated as an asset and the same is adjusted over a period of time against actual telephone bills. ये किसी भी तरह का खर्चा नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं सर? मनी पेड टू महानगर टेलीकॉम, ये एक्चुअली सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ठीक है। 8,000 का डिपॉजिट देके आपके घर में फोन आ रहा है, ये सिक्योरिटी मनी है। इन फ्यूचर में ये एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। ये किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर नहीं है, उल्टा ये आपका एसेट ट्रीट होता है सर। जानते हो सर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स? यस सर। है ना। ये जैसे मैंने भी जियो का कनेक्शन लिया तो मैंने भी सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया। जब मैं फ्यूचर में कनेक्शन काट दूंगा तो वो लोग मुझे मेरा पेमेंट वापस कर देगा, ठीक है, या फिर कुछ पेमेंट के साथ एडजस्ट कर लेगा, किसी मंथ के पेमेंट के साथ एडजस्ट कर लेगा। जियो का मेरे पास भी लैंडफोन लाइन और कनेक्शन है, मतलब नेट का, तो वो लोग भी इसी तरह का सिस्टम दिया है। तो दिस इज नॉट माई एक्सपेंडिचर, दिस इज माई एसेट। समझ में आ रहा है सर? देखो छोटा सा फर्क था। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अच्छा एक सेकेंड, ये भी एक अच्छा एक्सपेंसेस है। देखो, ए फैक्ट्री शेड वाज कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख। एक फैक्ट्री शेड कंस्ट्रक्ट किया गया 1 लाख में। ए सम ऑफ ₹5,000 हैड बीन इनकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हार्ट्स फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल को स्टोर करने के लिए 5,000 का खर्चा। तब ये जो फैक्ट्री शेड बनाया गया जो 1 लाख का खर्चा है, और इसका बिल्डिंग मटेरियल्स को रखने के लिए एक हट बनाया गया जो टेम्पोररी हट्स होता है, जिसमें 5,000 का खर्चा किया गया। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों ही, फैक्ट्री शेड भी और फैक्ट्री शेड भी कैपिटल, और टेम्पोररी हट फॉर द रेस्टोरिंग ऑफ स्टोरिंग ऑफ मटेरियल वो भी। हाँ सर। Yes. Cost of construction of building including cost of temporary huts is capital expenditure. Building is fixed assets which will generate enduring benefit to the business over more than one accounting period. Construction of temporary hut is identical to the main construction. Such cost is also capitalized with the cost of building. है ना। ये जो 5,000 का स्टोरिंग है ये बिल्डिंग को बनाने के लिए कैपिटल का खर्चा ही है, जो बिल्डिंग का कॉस्ट के ऊपर इंक्लूड हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली वो भी आपका कैपिटल का ही खर्चा बन जाता है। तो सर बोलो, क्या कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लैरिटी दे रहा है सर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? यस सर। यस सर। नताशा, शोभिक, दिशा, बताओ सर। Yes, क्या sir. कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी हो रहा है? दिशा बोल। यस सर। ओके सर। चलो सर, अभी हम लोग थोड़ा एक्सपेंडिचर पे बहुत बात की है तब से, है ना। वी डिस्कस लॉट अबाउट एक्सपेंडिचर। अब थोड़ा सा रिसिप्ट में बात कर लिया जाए। हाँ सर, जैसे एक्सपेंस होता है बिजनेस में, रिसिप्ट भी तो होता है। बिजनेस क्या सिर्फ इनकम खर्चा ही करता है? बिजनेस तो इनकम भी करता है ना। तो जो रिसिप्ट करता है, रिसिप्ट करके बेसिकली बिजनेस के पास फंड आता है ना, इनकम होता है। तो कौन सा इनकम को आप कैपिटल इनकम बोलोगे और किस इनकम को आप रेवेन्यू इनकम बोलोगे, आपको इसको भी नॉलेज होना चाहिए। Just as clear distinction between capital and revenue expenditure it is necessary, in the same manner capital receipts must be distinguished from revenue receipts. You have to know these things clearly कि capital receipt क्या है और revenue receipt क्या है। देखो सर, सब तीन लाइन का डिफरेंस है, मतलब जो डिफरेंसेस आपके साथ हो रहा है, एक छोटी छोटी बातें हैं सर जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट को अलग कर देता है। रिसिप्ट विच आर ऑब्टेन्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज आर रेवेन्यू रिसिप्ट। जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ना सर, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। आप जिस चीज का बिजनेस करते हो, आप अगर एक ग्रोसरी स्टोर चलाते हो, अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर चलाते हो या फिर एक रेस्टोरेंट चलाते हो, तो जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो
ठीक है, अगर आप बैंक चलाते हो, ठीक है, तो किसी से इंटरेस्ट इनकम कर रहे हो, ठीक है, या फिर इस तरह का जो भी है, ठीक है, किसी को लोन देके इंटरेस्ट इनकम करना, तो जो आपका रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड विच इज योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, वहां से आपको जो मिलता है ना वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। आप एक ग्रोसरी स्टोर चलाते हो तो ग्रोसरी बेच के जो आ रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो, अगर आप एरोप्लेन का बिजनेस मतलब फ्लाइट का बिजनेस है लाइक इंडिगो या फिर जो भी आपका एयरलाइंस का बिजनेस है, तो आप सर्विस देते हो, बदले में जो मिल रहा है आपको वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, आप एक बैंक हो, लोन देके इंटरेस्ट से इनकम कर रहे हो तो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑन द अदर हैंड रिसिप्ट्स व्हिच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर आर कैपिटल रिसिप्ट, जैसे कि फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास कोई फिक्स एसेट्स है जिसको आप लॉन्ग टर्म में 3 साल 4 साल 5 साल बाद सेल करते हो अचानक से, which is not your regular course of activity, हाँ सर, say for example एक एग्जांपल लेते हैं सर, सर प्लेन का बात ही कर रहे थे, एरोप्लेन का, कौन से कंपनी में बात करें? इंडिगो, चलो सर इंडिगो में ही बात कर लेते हैं, इंडिगो एयरलाइंस। सर इंडिगो एयरलाइंस क्या करता है, आप लोग तो जानते ही हो इंडिगो क्या करता है, बोलो इंडिगो का काम क्या है, बोलो ना सर। इट्स जस्ट लाइक ए बस, जैसे बस चलता है, ये एक प्राइवेट एयर फ्लाइट ऑपरेटर है जो आपको एक जगह से दूसरा जगह लेके जाता है और बदले में आपसे क्या लेता है सर, फेयर, भाड़ा लेता है ना सर। यस सर। ठीक है, तो पूरा भारत में इसका काफी सारा फ्लाइट्स है, ठीक है, जो ये ऑपरेट करता है अपने यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, ये पैसेंजर कैरिड एंड फ्लीट सर्विस 59.2% डोमेस्टिक मार्केट शेयर, इंडिया में सबसे ज्यादा इसी का चलता है। 59% शेयर इंडिगो का है, मतलब भारत में जो आप लोग फ्लाइट में चढ़ने के बारे में जब भी सोचते हो तो आपको सबसे ज्यादा इंडिगो का फ्लाइट दिखेगा इंडियन मार्केट में। ठीक है, इंडिया में ये सबसे ज्यादा चलने वाला कंपनी है। ठीक है, इसके पास द एयरलाइन ऑपरेट्स 1500 फ्लाइट्स एवरी डे, 87 डेस्टिनेशंस, 63 डोमेस्टिक, 24 इंटरनेशनल। इट इज प्राइमरी हब एट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली। इसका मेन जो स्टैंड है वो है आपका दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि ये जो इंडिगो है इसका मेन काम क्या है, फ्लाइट में आपको फ्लाइट बेचना कि फ्लाइट का सर्विस देना, आपको बिठा के एक जगह से दूसरे जगह में ले जाना, फ्लाइट का सर्विस देना। वेरी गुड सर, आपको सर्विस देने का काम करते हैं। तो ये जो फ्लाइट का टिकट बेच के इसको जो मिलता है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट, इसका रेवेन्यू रिसिप्ट, बिकॉज वो उसका रोज का है। ठीक है, मतलब रोज फ्लाइट में चढ़ना, उसके बदले टिकट लेना, ये इसका रोज का काम है, रेवेन्यू रिसिप्ट। नाउ अगर मानो कि ये कभी सोचता है कि इसका कोई फ्लाइट है, एक एरोप्लेन है इसका जो सेल करेगा, वो तो 3 साल 4 साल हो गया, इसका कोई एयरप्लेन है तो जिसको फॉरेन में सेल करना चाहते हैं, जैसे थोड़ा सा जहां पर लो कॉस्ट कैरियर या फिर थोड़ा सेकेंड हैंड फ्लाइट लेना चाहते हैं, लाइक बांग्लादेश जैसे कंट्रीज है, अफ्रीकन नेशंस है, जो थोड़ा सस्ता प्लेन लेना चाहता है, उनको वो क्या कर देगा, सेल कर देगा। जैसे इंडिया भी करता है ना, किसी दूसरा फॉरेन कंपनी से, फॉरेन कंट्री से उनका सेकेंड हैंड मशीन इंडिया में लाके वो उसको इंडिया में चलाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो मानो कि इंडिगो भी नहीं, इंडिगो भी क्या किया, अपना कुछ फ्लाइट है, ठीक है, जिसको वो क्या कर रहा है सर, कुछ फ्लीट्स है जिसको वो किसी कंट्री को, दूसरे कंट्री को, दूसरे कंपनीज को 3 साल 4 साल में बेच देता है। तो एक फ्लाइट बेच के, एक एरोप्लेन बेच के अच्छा खासा इनकम हो जाता है ऑब्वियसली। सपोज एक प्लेन का दाम है सर मानो 100 करोड़ का, उसको बाद में जब बेच दिया तो मानो दाम आया 70 करोड़ का, एक से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो या फिर 50 करोड़ का। तो अब सवाल यही है कि ये जो 70 करोड़ का इसको जो रिसिप्ट हो रहा है, क्या ये इसका रेगुलर है सर? नो सर, कैपिटल रिसिप्ट। तो दिस इज अ कैपिटल रिसिप्ट, ये उसका डे टू डे बिजनेस नहीं है सर। ये जो अचानक से एक फिक्स एसेट्स बेचने 3 साल 4 साल में बीच बीच में कभी कभी कर लेता है, जो इसका रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, और वहां से अगर उसको कुछ इनकम होता है तो वो इनकम को कैपिटल रिसिप्ट कहलाते हैं सर। ठीक है, ये नॉट जस्ट इन फ्लाइट बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस में, ग्रोसरी स्टोर में भी आप कर सकते हो। ग्रोसरी बेचना उसका रेगुलर काम है, लेकिन ग्रोसरी, मानो कि ग्रोसरी जहां पर है उसका कुछ क्या बताऊं सर, मतलब लाइक जो फर्नीचर वगैरह बना हुआ है उसको सेल कर देना, किसी कुछ भी फिक्स एसेट्स, जो बिजनेस का फिक्स एसेट्स है उसको बेच के बिजनेस को जो भी मिलता है ना, वो उसका रेगुलर नेचर का तो नहीं हो सकता। और जो रेगुलर नेचर का नहीं है, ठीक है, जो कभी कभी सालों में एक बार होता है, फिक्स एसेट्स बेच के इनकम होता है, उसको क्या बोलते हैं सर?
उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, किसी को सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन देना, ठीक है, मतलब ये लोन आप रोज नहीं देते, ठीक है, ये कई बार आप दे देते हो तो बदले में आपको कुछ रिसीव हो जाता है, ओनर्स कंट्रीब्यूशन एटसेट्रा। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस एज सून एज द राइट ऑफ रिसिप्ट इज एस्टैब्लिश्ड। ये जैसे ही आपको राइट क्रिएट हो जाता है, एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है ड्यू बेसिस। अकाउंटेंसी में दो कॉन्सेप्ट होता है सर, जो लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्लास कर चुके हो, इससे पहले मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्लास लेता था, ये वाला चैप्टर से पहले, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का जिनका नहीं हुआ डोंट वरी सर, मैं उनको शेयर करूंगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर बात की है सर, एक कैश बेसिस और एक, बोलो सर, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस, वेरी गुड सर, एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल का मतलब होता है ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस का मतलब क्या है, से फॉर एग्जांपल, अरे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मानो कि आप एक पीजी में रहते हो, ठीक है, ठीक है विश्वजीत, मान कि तू एक पीजी में रहता है, तो पीजी में तो मंथ के एंड में पेमेंट करता है, ठीक है, मतलब जैसे मंथ खत्म होता है तो वो पेमेंट होता है। तो पीजी वाले अपने अकाउंट्स में क्या मेंटेन करता है बोल, तो वो दो सिस्टम मेंटेन कर सकता है कि जब मुझे कैश मिलेगा तब मैं बोलूंगा कि मेरे को मिला है, लेकिन वो ये भी कर सकता है कि मेरा जनवरी को पेबल है, ठीक है, सॉरी जनवरी का रिसीवेबल है, मतलब मुझे मिलेगा, तो मुझे मिलेगा। इंडिया में ये ज्यादा चलता है, नॉट जस्ट इन इंडिया, एक्चुअली अकाउंटेंसी का ये कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता है कि कैश मिलने से पहले ही आप उसको रिसिप्ट के दिखा देते हो, मतलब ये एक होता है रिसिप्ट और एक होता है रिसीवेबल। आप बात को समझिएगा सर, एक होता है रिसिप्ट और एक होता है रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब जो मुझे मिला नहीं है पर मिलेगा, उसको भी मैं अपना रिसीव मान सकता हूँ, ठीक है। जैसे किसी को पेमेंट करना है, पेड या पेएबल, तो पेएबल को भी आप अपना खर्चा मान के चल सकते हो कि मुझे पेमेंट करना है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे जा रहे हो बट अभी तक पेमेंट नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट बाकी है, तो उसको क्या बोलोगे, पेएबल, ठीक है। तो ऐसा ही बात है ऐसा कि एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, जो खर्चा होगा बट आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, एज सून एज द राइट ऑफ रिसीप्ट इज एस्टैब्लिश्ड, जैसे ही आपको रिसीव करने का राइट मिल जाता है, आप तब भी तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर देते हो। रेवेन्यू रिसिप्ट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द एक्चुअल कैश रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, मतलब अगर आपको कोई इनकम होने वाला है तब उस इनकम को क्या करते हो, कुछ इस तरह का हिसाब होता है। पीएल कैसे होता है सर देखने में, पीएल इज ए टाइप ऑफ लेजर ना सर, पीएल एक लेजर होता है, ऐसे कुछ देखने में होता है सर। आप लोग तो जानते हो पीएल के बारे में, फिर भी मैं एक बार दिखा रहा हूँ। फाइनल अकाउंट्स में मैम आप लोगों को और डिटेल्स कराएंगे। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। अब इसमें टू इनकम, ठीक है, इस तरह का इनकम आपको इधर दिखता है, जो इनकम आपको हो गया है वो भी दिखता है। सर टू तो डेबिट साइड जाएगा, सॉरी सर, बाई इनकम, सब बाई होगा, बाई होगा। टू एक्सपेंसेस, आई एम सॉरी सर, टू एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस आपका हो सकता है अब उसे भी यहाँ पर लिख सकते हो, और जो इनकम आपका हो सकता है उसको आप इधर दे सकते हो बाई इनकम बोल के। तो ये क्रेडिट साइड में क्रेडिट किया जाता है जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है सर, देखो सर अभी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आपको और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। ये पता नहीं लास्ट 1-2 दिन से मैं टू और बाई में बहुत मतलब लिखने के टाइम पे गलत लिख रहा हूँ। लास्ट दिन भी एक अकाउंट्स की क्लास में ऐसा ही कर रहा था। ओके सर, देखो सेल्स प्रोसीड्स, अच्छा, ऑन द अदर हैंड कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू पीएल। कैपिटल रिसिप्ट को आप डायरेक्टली पीएल में क्रेडिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल व्हेन फिक्स्ड एसेट इज सोल्ड फॉर रुपीज 92,000, मतलब मानो कि एक फिक्स एसेट्स है जिसको आप 92,000 में सेल कर दिया, जिसका कॉस्ट था 90,000, तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया आपका 92,000, इज नॉट क्रेडिटेड टू द पीएल अकाउंट। ओनली प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज कैलकुलेटेड एंड क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। जैसे कि सेल किया 92,000 का, कॉस्ट था 90,000 का, तो जो प्रॉफिट अमाउंट है सर सिर्फ वही अमाउंट आप पीएल में डाल सकते हो, 92,000 अमाउंट आप पीएल में नहीं डाल सकते। आपको जो प्रॉफिट होगा फिक्स एसेट्स बेच के, सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट को ही आप पीएल में डालोगे, ना कि 92,000 अमाउंट जो रिसीव कर रहे हो आप उसको आप पीएल में नहीं डाल सकते। तो इस तरह का बातें हैं सब, इस तरह की बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। चलो सर, बात समझ में आ रहा है सर? अरे जैसे ये जो मैंने बाई फिक्स एसेट्स बोल के आप 92,000 नहीं दिखाओगे, ठीक है। आप उल्टा क्या करोगे, जो प्रॉफिट आपका हुआ है आप सिर्फ वही इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स बोल के
बाय इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बोल के इस तरह का आप 92,000 नहीं सिर्फ 2,000 को आप इनकम साइड में शो करोगे क्रेडिट साइड में। तो ये नेचर होता है कैपिटल रिसिप्ट का। और एक्सपेंस के केस में जितना एक्सपेंस होता है पूरा दे देते हो, या फिर नॉर्मल इनकम के केस में आप जो इनकम करते हो पूरा का पूरा इनकम आप शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी सर जब आप लोग फाइनल अकाउंट्स वगैरह करोगे ना, जब आप लोग फाइनल अकाउंट्स वगैरह करोगे ये सब चीज आपको बहुत ज्यादा आएगा और आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को वही कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बता दिया। इलस्ट्रेशंस देखो सर, गुड पिक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्ट सिनेमा हाउस एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। सर आजकल क्या सिनेमा हॉल ही चल रहा है क्या? अरे नहीं पता, ये सिनेमा हॉल ही देके रखा है तो इसलिए मैं सिनेमा हॉल ही बता रहा हूँ। तो गुड पिक्चर्स लिमिटेड मूवी, देखो सिनेमा हॉल का नाम गजब दिया सर, गुड पिक्चर्स। ये रिलायंस का एक निकला था, अभी चलता नहीं है उतना, रिलायंस का अनिल अंबानी का कंपनी था, बिग पिक्चर्स बोल के नाम सुना है किसी ने? वो रेंटल मूवी देता था, मतलब क्या करता था, आपके घर में कैसेट भेज देगा, आप रेंट में मूवी का कैसेट ले, मतलब सीडी या डीवीडी लेके देख सकते हो और फिर बाद में उसको वापस कर सकते हो रेंटल में सर, मतलब ओरिजिनल वाला, हाँ कोई पायरेटेड वाला नहीं। तो उसका नाम दिया था वो लोग बिग पिक्चर, रिलायंस बिग पिक्चर। तो वो 2009, 10, 7, 8 इस टाइम पे बहुत चलता था, बट उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया बिकॉज ऑनलाइन में चीजें इतना डेवलप हो गया और ये कॉन्सेप्ट चला नहीं था। देखो सर नेक्स्ट, सेकेंड हैंड फर्नीचर at ₹90,000 was purchased. Repainting of the furniture cost 1,000. Furniture was installed by own workman. Wages for this being 200. कुछ समझ में आ रहा है सब? सेकेंड हैंड फर्नीचर 9,000 का खर्चा किया आपने, रीपेंटिंग दी फर्नीचर का कॉस्ट आया 1,000 का, फर्नीचर वाज इंस्टॉल्ड बाय ओन वर्कमैन, वेजेस फॉर दिस बीइंग 200। आपको बोला जा रहा है कि गुड पिक्चर्स ने जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है सिनेमा हाउस, एक्सपेंस कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो आपको फाइंड करना है कि ये कैपिटल एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, यही काम है आपका। तो देखो द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज 10,200। क्यों? The all amounts mentioned should be capitalized since without such expenditure the furniture would not be available for use. If 1,000 and ₹200 have been respectively debited to the repairs account and wages account, the account will be credited to the furniture account. मतलब कहने का मतलब क्या है सर, आप बात को समझिए सर। ये जो इसका कितना खर्चा हुआ, 9,000 का इधर का खर्चा हुआ फर्नीचर पे, 9,000 का खर्चा हो गया फर्नीचर पे, 1,000 का खर्चा हुआ फर्नीचर्स को रिपेयर करने में और 200 का खर्चा हो गया वेजेस देने में। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 10,200 का। कहा बोला जा रहा है सर पूरा का पूरा 10,200 टोटल कॉस्ट है आपका। अब ये जो ऑल द अमाउंट मेंशन शुड बी कैपिटलाइज्ड, सारा का सारा खर्चा कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंस विदाउट सच एक्सपेंडिचर द फर्नीचर वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर यूज। अगर आप रिपेयर नहीं कराओगे, अगर आप वर्कमैन से वेजेस नहीं दोगे, तो क्या आप फर्नीचर को यूज कर पाओगे सर? हेलो, 9,000 का फर्नीचर तो परचेस कर लिया, बहुत अच्छा, बट ये 1,000 और 200 का खर्चा नहीं करोगे तो क्या यूजेबल कंडीशंस पे ला पाओगे फर्नीचर्स को? इज इट पॉसिबल? दैट इज द रीजन ये जो एक्सपेंस आपने किया would be not be available for use if thousands and ₹200 have been respectively debited to the repairs account and wages account. These accounts will be credited to the furniture account. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको डेबिट करते हो रिपेयर्स अकाउंट में और वेजेस अकाउंट में, तो ये अकाउंट फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जब आप लोग आगे जाके फर्नीचर अकाउंट बनाओगे ना, मतलब लेजर बनाओगे, तो उसमें इसका अलग से डेबिट कर दोगे। फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर का कॉस्ट 9,000 बोल के रिपेयर में आ जाएगा। तो इसको बेहतर है इसको अलग ना करके इसको आप फर्नीचर का जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर ही इंक्लूड कर दो, बिकॉज क्योंकि ये आपका जो फर्नीचर है ना, ये फर्नीचर का जो वैल्यू है ओवरऑल 10,200 का, जो रिपेयर और वेजेस का कॉस्ट लेके ही हो रहा है, इसलिए इसको अलग से करना अच्छा नहीं रहेगा सर, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए दूसरा एक एग्जांपल है वो देखो, थोड़ा सा धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगा, ये थोड़ा लेवल अप है सर। एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा और ₹20,000। लाइसेंस लिया 20,000 का। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर द सिनेमा कंपनी वाज फाइंड 1,000। अच्छा, सिनेमा कंपनी को फाइन हुआ 1,000 का फॉर कंट्रावेनिंग रूल्स, कुछ रूल्स तोड़ा था इसलिए। फिर से लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ा तो 2,000 का खर्चा पड़ गया। बात को समझिए सर, सिनेमा हॉल का लाइसेंस का खर्चा 20,000 का था, कोर्स ऑफ द ईयर में सिनेमा कंपनी को 1,000 का फाइन चढ़ गया
और फिर से लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए 2000 का खर्चा पड़ गया। तो आपको पूछा जा रहा है कि इसको कैपिटलाइज किया करें कि अलग से ही रखते। लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हाउस इज नेसेसरी, हेंस its cost could be capitalized, but the fine of rupees 1000 is revenue expenditure. लोगों को बात समझ में आ रहा है? ऐसा सिनेमा हॉल चलाने के लिए लाइसेंस तो आपको जरूरी है सर, तो लाइसेंस तो आपका कैपिटल का कॉस्ट ही है, बट आपने जो फाइन दिया 1000 का वो आपका कैपिटल का कॉस्ट नहीं है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। द रिन्यूअल फी फॉर द नेक्स्ट ईयर इज आल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट पर्टेन्स टू द नेक्स्ट ईयर, हेंस इट इज ए प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, जो अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो आपने रिन्यूअल किया 2000 का वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है? प्रीपेड एक्सपेंसेस है। सर प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस एक्चुअली एसेट होता है। अगर आप नेक्स्ट ईयर का खर्चा इस साल कर देते हो तो वो आपका एसेट ट्रीट होता है। जानते हो सर आप लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस एन एसेट? यस। हाँ सर, जो लोग कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशंस वाला चैप्टर किए थे उनको याद होगा, जिन लोगों ने नहीं किया मैं उनको फिर से एक बार अकाउंटिंग इक्वेशंस कराऊंगा, तो उसमें मैंने इसके बारे में बहुत बार इस तरह का चर्चा किया था। प्रीपेड एक्सपेंसेस योर एसेट, ठीक है, और एडवांस अगर आप किसी से ले लेते हो, एडवांस रिसिप्ट अगर किसी से आप एडवांस लेते हो, एडवांस रिसिप्ट इज योर लायबिलिटी। मतलब जो पेमेंट आपको बाद में मिलना था बट अभी मिल गया वो आपका लायबिलिटी हो जाता है। तो किसी को पेमेंट अगर बाद में करना है पहले कर देते हो तो वो आपका एसेट हो जाता है। क्यों होता है? आई विल डिस्कस लेटर सर, अभी मैं छोड़ता हूँ इसको, अभी मैं इसको स्किप करूंगा। जब मैं अकाउंट इक्वेशंस कराऊंगा ना फिर से मैं उसको बताऊंगा कि प्रीपेड एक्सपेंस को क्यों बोलते हैं, एकदम लॉजिक के साथ सीखोगे। अच्छा, वैसे यहाँ पर मुझे इतना बता दो सर, ये जो 1000 का फाइन है ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है क्या? ये बात आपको समझ में आया? इवन जो रिन्यूअल का कॉस्ट है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर का खर्चा इस बार कर रहे हो, ठीक है, 2022 का खर्चा 21 में कर रहे हो, तो वो फिर आपका वो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? कोई डाउट हो? यस सर। कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। मन्नन तो ना बोल दिया, कोई डाउट नहीं है। मैं नताशा, दिशा, सोभिक सभी को एक बार पूछना चाहता हूँ, सर बोलो सर कोई डाउट है? क्लैरिटी आ रहा है सर? नो सर। ओके सर, थैंक यू। अगर आप लोग इतने अच्छे से समझ रहे हो तो फिर मेरे को और चिंता किस बात का सर। ओके, नेक्स्ट दूसरा एक एग्जांपल से देख लेते हैं सर। सर फायर इंश्योरेंस 1000 वाज पेड। अरे दुकान में आग वगैरह लगने का इंश्योरेंस होता है ना, तो इंश्योरेंस करके रखते हो, प्रीमियम भरे हो 1000 रुपया करके। 1000 वाज पेड ऑन 1 October 2019 फॉर 1 ईयर। फायर इंश्योरेंस रुपीज 1000 वाज पेड ऑन 1 October 2019 फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए आपने फायर इंश्योरेंस पे किया 1000 का। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है कि कैपिटल एक्सपेंसेस है? रेवेन्यू एक्सपेंस है सर। रेवेन्यू। Half of the insurance premium pertains to the year beginning on 1st April 2020. Hence, such amount should be treated as prepaid expenses. The remaining amount is revenue expense for the current year. Revenue expenses सर, कैपिटल तो नहीं, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिएगा सर, आपने 1000 का जो पेमेंट कर रहे हो ना, उसमें आपने 1 अक्टूबर में पेमेंट किया, वो भी एक साल के लिए। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी साल नॉर्मली चालू होता है सर 1 अप्रैल 2000, जैसे ये 1920 का है, तो ये जो ईयर है ये 1419 में स्टार्ट हुआ था और ये खत्म हो जाएगा 31 3/20। ठीक है, तो ये अक्टूबर जो है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये कब दे रहा है? 1 अक्टूबर। मतलब 1 अक्टूबर मतलब सितंबर के एंड पे। मतलब ये 1000 का जो आपका इंश्योरेंस का बिल है, ये आप पेमेंट कब कर रहे हो? 1 अक्टूबर में। मतलब ये पूरा एक साल, मतलब नेक्स्ट अक्टूबर तक चलेगा। इसका मतलब ये 50-50 हो गया। मतलब 50% फॉर द 1920, 50% ऑफ दिस 1000 फॉर द 1920, मतलब 500 समझ के चलो, और बाकी 2021 का 50% भी आपने अभी पे कर दिया। तो ये जो बिल है, ये जो इंश्योरेंस का बिल है, इसका हाफ ऑफ द अमाउंट चला जाएगा 1920 के इंश्योरेंस में, और बाकी हाफ चला जाएगा 2021 के इंश्योरेंस में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर, ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, आपने इंश्योरेंस के लिए करा के रखा। ठीक है, अगर फ्यूचर में आग लगा तो आपको इंश्योरेंस का क्या होगा? क्लेम मिलेगा। अगर फ्यूचर में कभी आग लगता है तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर, बिजनेस को संभालने के लिए। अच्छा,
Another examples, temporary huts, फिर से temporary huts were constructed costing 1200. They were necessary for the construction of the cinema. They were demolished when the cinema was ready. Again वही वाला, ये भी तो क्या है, रेवेन्यू की कैपिटल, कैपिटलाइज ना सर? सर कैपिटल, ये तो पहले भी ये वाला एग्जांपल था. ओके सर. सर इलस्ट्रेशन 4 आप लोग घर में एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है? एक्सपेंस का है, मैं देखता हूँ रिसिप्ट का कुछ मिलता है कि नहीं. मैक्सिमम क्या एक्सपेंस का ही दिया हुआ है, एक्सपेंस का ही ज्यादा दिख रहा है सर. अच्छा ये बताओ, इलस्ट्रेशन 5 बताना सर मुझे. 10,000 spent as traveling expenses of the directors on trips abroad for purchase of capital assets. डायरेक्टर बाहर जा रहा है सर, अब्रॉड जा रहा है, उसके लिए उसने ट्रैवलिंग कॉस्ट किया 10,000 का, टिकट का कॉस्ट वगैरह मान लो, अब्रॉड जा रहा है, लेकिन किस लिए जा रहे हैं? कैपिटल एसेट परचेस करने के लिए जा रहा है. तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? हाँ सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्योंकि ये कैपिटल एसेट परचेस करने के लिए जा रहे हैं, इसका पर्पस समझना पड़ेगा सर. ये जो अब्रॉड जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है कैपिटल एसेट के लिए ही, कोई मशीन्स लेना है, कोई एरोप्लेन परचेस करना है, जो भी हो, उसके लिए वो 10,000 का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट यूज कर रहा है ना सर, वो मशीन के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा, बिकॉज उसका पर्पस वही है. अगर पर्पस ये ना होता तो वो ऐड ना होता. अगर वो ऐसे ही गया था और देख के आ गया, इट्स अ डिफरेंट इशू. बट अगर वो कैपिटल एसेट के पर्पस में ही जा रहा है कंपनी के काम पे, तो वो खर्चा एसेट्स के दाम पे ऐड होना चाहिए. वेरी गुड सर. तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा. वेरी गुड सर. नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यूरिंग द ईयर. आपने कुछ अमाउंट रिसीव किया ट्रेड रिसीवेबल से, ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट. सर ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या? डेटर. ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, मतलब आप जिस चीज का बिजनेस करते हो, वो चीज आप जिसको सेल किया था वो आपको पेमेंट कर रहा है. अब बात को समझिए सर. ये देखो अदानी का रिपोर्ट चेक करोगे, ये देखो यहाँ पर भी आपको दिखेगा ट्रेड रिसीवेबल्स, आपको दिख जाएगा सर एसेट्स में. ट्रेड रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट में सेकंड नंबर पे ट्रेड रिसीवेबल. फाइनेंशियल एसेट्स पे सेकंड नंबर पे. यस, ये देखो ट्रेड रिसीवेबल्स दिख रहा है. वेरी गुड सर. 1092 करोड़ का ये आपका क्या हो गया? ये एक्चुअली आपका ट्रेड रिसीवेबल आपका करेंट एसेट्स है, मतलब आपका डेटर का है, मतलब जिस चीज का आप बिजनेस करते हो वो चीज का पैसा आपको अभी दे रहा है, तो ये आपका एसेट्स है, तो ये आपका रिसिप्ट भी है. बट ये कैसा रिसिप्ट? ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है ना सर? बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर. यस सर. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया. अच्छा, अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट. एक बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए छोटा बिल्डिंग को नष्ट कर रहे हो, डिमोलिश कर रहे हो, ये किस तरह का खर्चा हो जाएगा? रेवेन्यू खर्चा कि कैपिटल का खर्चा? कैपिटल का खर्चा. वेरी गुड सर, वेरी गुड सर. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, आपने इंश्योरेंस किया था, अभी आपको क्लेम मिल गया, किसी कारण से आग लग गया. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ए मशीनरी डैमेज बाय फायर. मशीनरी आग लग के जल गया, आपका इंश्योरेंस था, आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिला है. इंटरमीडिएट लेवल में जब आओगे इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर भी पढ़ोगे, आपका अकाउंट्स में मैम कराएंगे आप लोगों को इंश्योरेंस क्लेम का हिसाब. बोलो सर, ये आपका ये जो क्लेम रिसीव हुआ है कैपिटल रिसिप्ट हुआ कि रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ? सर कैपिटल रिसिप्ट. सर कैपिटल रिसिप्ट क्या लगता है? हाँ सर, वेरी गुड सर, कैपिटल रिसिप्ट है. एक बात ध्यान से देखो सर, इंश्योरेंस का जब प्रीमियम भर रहे थे, इंश्योरेंस का प्रीमियम जब भर रहे थे वो कैसा खर्चा हो रहा था? रेवेन्यू. इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है. पर जब इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट, बिकॉज एक ही बार मिलता है, बार-बार नहीं. एक ही बार मिलता है और आपका एसेट जो खराब हालत हो जाते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए मिलता है ना. मशीनरी डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस क्लेम मिलने के बाद आपको न्यू मशीन मिल जाता है,
मतलब उस पैसे से आप न्यू मशीन परचेस कर सकते हो, या फिर मशीन्स को रिपेयर कर सकते हो, उसको फिर से एक यूजेबल कंडीशंस पे ला सकते हो, है ना, तभी जाके आपका वो कैपिटल रिसिप्ट बन जाता है। लेकिन जब आप प्रीमियम भर रहे थे तब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन रहा था। समझ में आ रहा है सर? एक ही चीज है, बट देखो यूज के ऊपर बेस करके, सिचुएशंस के बेसिस पे उसका नेचर कैसे बदल रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं? अरे सर अच्छा, ये इलस्ट्रेशन 6 और इलस्ट्रेशन 4 ये दोनों आप लोगों का होमवर्क रहेगा, और साथ में इसमें नीचे कुछ एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन इज आल्सो हियर, इसका आंसर भी नीचे है, बट पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, एंड उसके नीचे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी है, ठीक है। जैसे द बेसिक कंसिडरेशन एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी जो है इसको भी एक बार पढ़ के ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू ट्राई, इलस्ट्रेशन 4 एंड 6 ट्राई। क्या क्या होमवर्क रहा? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, मैं नोट शेयर कर देता हूं अभी, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, बेसिक कंसिडरेशन, रिसीप्ट व्हिच आर ऑब्टेन्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज आर रेवेन्यू रिसीप्ट, फॉर एग्जांपल रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, इंटरेस्ट इनकम। तो ये बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है ना, ये दोनों क्वेश्चन, ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का ये दोनों क्वेश्चन का आंसर का हिंट्स भी दिया हुआ है। तो ये प्लीज दोनों क्वेश्चंस आप लोग कॉपी में राइट डाउन करना, और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व करना, सॉल्व करके मुझे शेयर भी करना, ठीक है, कि आप लोग पढ़ाई कितना कर रहे हो वो भी मुझे देखना है, ठीक है, ताकि जब मैं टेस्ट लूं तो आप लोगों का परफॉर्मेंस भी बेहतर रहे, ठीक है। तो क्या क्या रहेगा सर? इलस्ट्रेशन 4, 6 और जो वर्क की मतलब बेसिकली टेस्ट या नॉलेज एरिया है वहां से भी आपको ट्राई करना है, ठीक है। बोलो सर, करोगे ना? यस सर। यस सर। सर टेस्ट कब है? कभी भी बोल सकते हैं, ये टेस्ट ही समझ लो, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ घर पे करने के लिए, ये होम टेस्ट है। अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को किसी भी मोमेंट पे थ्योरेटिकल चैप्टर का फाइनल टेस्ट बता दूंगा। जैसे मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, स्कोप ऑफ अकाउंट्स, अगर थ्योरेटिकल चैप्टर में बात करूं, स्कोप ऑफ अकाउंट्स एंड ये वाला हो गया, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल रेवेन्यू हो गया, और 2-3 चैप्टर एक बार कंप्लीट कर सर लेना। जर्नल एंट्री ये सब? हाँ, जर्नल एंट्री और पूरा बेसिक्स का पूरा टेस्ट होगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स एंड जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस वगैरह का जो एरिया है सब मिला के टेस्ट अरेंज करेंगे। तो फटाफट रेडी हो जाओ सर। जैसे क्लास चल रहा है ना, क्लास के साथ साथ आप भी अपडेट होते जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है फिर बाद में करेंगे, ऐसा बाद में कुछ मत होगा सर, बाद में कुछ नहीं होगा। अब हमेशा समय के साथ रहिए, ठीक है। आगे भी ना चलिए बट कम से कम पीछे ना चलिए सर। ओके, थैंक यू सर। कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज टाटा। ओके, टाटा सर। बाय सर। बाय सर, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर, बाय। सर।